हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस में आज फिर से आपका स्वागत है डेली न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस में। आज हम लोग 13 अप्रैल का न्यूज़पेपर डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ अगर आपको देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है फरवरी इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ इंचेस अप टू 1.7%। तो फरवरी का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ है वो इंचेस अप उस ऊपर गया 1.7% के आसपास। एंड मैन्युफैक्चरिंग श्रिंक्स 5.5% फ्रॉम जनवरी, कंज्यूमर गुड्स टेक अ हिट। तो आखिर ये किसके बारे में बात हो रही है, हम लोग अभी इसके बारे में एक्चुअली जानेंगे कि एक्चुअली किस चीज़ का ये डिस्कशन है। तो कहीं ना कहीं जब आप यहाँ पे देखेंगे तो द फेब्रुअरी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ के द्वारा जो है वो क्या रिलीज किया जाता है, एक आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रियल यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसके ग्रोथ को क्या करता है, मेजर करता है। आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये उसके फैक्ट्स और कुछ डेटा दिए गए हैं कि कितना श्रिंक और कितना एक्सपेंशन हुआ है हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। हम लोग इसके बारे में जानेंगे। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या जरूरी चीज़ है कि आईआईपी एक्चुअली क्या होता है। फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना डेटा है, एक्चुअली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज आईआईपी। सो आईआईपी की बात करें तो इट इज एन इंडिकेटर दैट मेजर्स द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। एक गिवन पीरियड में, एक गिवन समय में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन में, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होता है, उसको जो मापा जाता है किसके थ्रू, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी के थ्रू। और जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है एनएसओ, तो आपको बता दें कि इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो हमारा नया बॉडी बना हुआ है उसके द्वारा ये कंपाइल और पब्लिश किया जाता है हर महीने, विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमारा क्या है, आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कुछ और फैक्ट्स हम लोग जानते हैं एक्चुअली कि आईआईपी में क्या क्या होता है इस इंडेक्स के अंदर। तो देखिए आगे, अगर हम लोग आईआईपी की बात करें तो जो हमारा अभी का बेस ईयर दैट इज 2011-12, उसके तहत जो है वो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों का वेटेज को अगर आप देखेंगे तो 14.373% इज माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग 77.633% एंड इलेक्ट्रिसिटी 7.99%। आइटम ग्रुप्स माइनिंग के अंदर 1, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 405, इलेक्ट्रिसिटी 1। और आप वेट्स परसेंटेज वाइज यहाँ पे बेस ईयर 2004-5 का जो था उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या जानना है, आईआईपी के अंदर एक्चुअली किसका आउटपुट जो हम लोग देखते हैं जनरली, तो माइनिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी का। और बेस ईयर हमारा 2011-12 है। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का है। दाहिने साइड में जो आपको दिख रहा है जो डेटा, जो चार्ट, वो किस चीज़ के बारे में है, तो जिनको पता है, आपको पता है कुछ होता है हमारा कोर इंडस्ट्रीज। इंडिया के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें कुछ इंडस्ट्रीज मिलकर क्या कहलाती हैं, कोर इंडस्ट्रीज। और इन कोर इंडस्ट्रीज का जो नंबर है वो टोटल 8 है, 8। और जब इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज किस में, आईआईपी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, तो उसको हम लोग निकालने को क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। तो हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं, सबसे पहला पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन। इसका वेटेज अगर आप देखेंगे परसेंटेज में आईआईपी में दैट इज 28.04%। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सेकेंड कोर इंडस्ट्री, परसेंटेज इज 19.85%। स्टील प्रोडक्शन 17.92%, कोल प्रोडक्शन 10.33%, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इज 8.98%, नेचुरल गैस प्रोडक्शन इज 6.88, सीमेंट इज 5.37 एंड लीस्ट इज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन दैट इज 2.63। यहाँ पे आपको दो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। दो इंफॉर्मेशन क्या क्या है, सबसे पहला इंफॉर्मेशन इज पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन का सबसे ज्यादा वेटेज है इन केस ऑफ, जब हम 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो उसमें, और सबसे कम इज फर्टिलाइजर। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना है कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज कंप्राइज द 8 कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन आता है, ये 8 आते हैं। तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये।
ठीक है, जब भी हम आईआईपी की बात करते हैं तो चूंकि ये क्या करता है, हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट को देखता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ को मापने के लिए हमारा ये एक्चुअली हमारा मेजर है आईआईपी। तो एक और ऐसा सिमिलर मेजर है जो कि हम लोग यूज करते हैं इंडिया में, किसके लिए, फॉर मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसका नाम है पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स या परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, पीएमआई। तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों सेक्टर में ये क्या देखता है, बेसिकली बिजनेस के प्रोडक्टिविटी को, बिजनेस के आउटपुट को ये क्या करता है, मेजर करता है। इट इज अ सर्वे बेस्ड मेजर दैट आस्क्स द रिस्पोंडेंट्स अबाउट चेंजेस इन देयर परसेप्शन ऑफ सम की बिजनेस वेरिएबल्स फ्रॉम द मंथ बिफोर। पिछले महीने के कंपैरिजन में इस महीने में कुछ इंपॉर्टेंट जो उनके बिजनेस वेरिएबल है उसके अंदर के चेंजेस को ये सर्वे करती है। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। तो अगर मैं बात करूं आईआईपी और पीएमआई के डिफरेंस के बीच में, तो आपको पहला डिफरेंस क्या मिला कि आईआईपी में सिर्फ कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जबकि पीएमआई में सर्विसेज का भी कैलकुलेशन होता है। अब बात करें अगर पीएमआई को कौन कंपाइल कर रहा है, तो आईएचएस मार्केट, which is based on responses to questionnaire sent to purchasing managers in a panel of around 500 companies। 500 लगभग ऐसे कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपनीज हैं जिनको कुछ क्वेश्चनायर भेजा जाता है, किसके द्वारा, आईएचएस मार्केट, जो कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को कंपाइल करती है और इसको रिलीज करता है कौन, निक्की। निक्की मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स नाम से भी इनको जाना जाता है। तो उस क्वेश्चनेयर को किसके पास भेजा जाता है, लगभग 500 मैन्युफैक्चरर्स या कंपनीज को, जो इस बेसिस पे क्या किया जाता है, ओवरऑल सर्वे को एनालिसिस करके रिपोर्ट निकाला जाता है। और रिपोर्ट में अगर स्कोर 50 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 50, देन इट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ। पिछले महीने के कंपैरिजन में अगर स्कोर 50 से ज्यादा है, दैट मीन्स ग्रोथ हुआ है, और अगर 50 से कम है मतलब ग्रोथ नहीं हुआ है, नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। ठीक है, और आखिरी डिस्कशन जो हम लोग को इस मैटर पे करना है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इंडिकेटर्स, पीएमआई एंड आईआईपी। तो दो डिफरेंस आपने देख लिया। पहला आईआईपी में क्या देखा था आपने, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा कि इसको एनएसओ करती है रिलीज। पीएमआई में आपने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, और दूसरा आईएचएस मार्केट कंपाइल करती है और रिलीज कौन कर रहा है, इसको निक्की। और क्या डिफरेंसेस हैं, तो एक्चुअल प्रोडक्शन को ट्रैक नहीं करता है पीएमआई, ये क्या देखता है, ये बिजनेस को देखता है कि बिजनेस के की इंडिकेटर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं, यहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन का ट्रैक होता है आईआईपी में। सेकेंड इज, इसमें से 500 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, जबकि आईआईपी के अंदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही कवर्ड हैं। तो लार्जर बेस किसका है, आईआईपी। इट कवर्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, यहाँ पे आपको पता है कि आईआईपी में सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इट इज लेस कॉम्प्रिहेंसिव सिंस इट कवर्स ओनली प्राइवेट सेक्टर, ये लेस कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है, जबकि इसके अंदर दोनों है, इसलिए मोर कॉम्प्रिहेंसिव है। पीएमआई का डेटा चूंकि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, इसलिए जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है, जबकि आईआईपी का डेटा जो है वो जीडीपी कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, मोस्टली फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो ये जो था हमारा ये कंप्लीट डिस्कशन था किसके ऊपर, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और जो दूसरा हमारा इंडेक्स है दैट इज परचेजिंग मैन्युफैक्चरर्स या मैनेजर्स इंडेक्स, उसके बारे में ये हमारा डिस्कशन था। उसके अंदर जो डेटा दिया हुआ है हमारे न्यूज़पेपर में वो उतना रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट एडिटोरियल विच टॉक्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग इंडियाज प्रेसिडेंट। इंडिया के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में ये आर्टिकल मेंशन किया हुआ था, और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विल द रिसेंट असेंबली इलेक्शंस इंपैक्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन जुलाई। तो आपको पता होना चाहिए कि जुलाई में जो है वो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हाल ही में रिसेंट अभी जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे जिन स्टेट्स में, क्या उनका इंपैक्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर पड़ेगा। हाउ इज द वोट वैल्यू फॉर ईच एमपी एमएलए इज कैलकुलेटेड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक चीज जानने की जरूरत ये है कि हमें मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। और दूसरा, यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है कि इंडिया का प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उसके प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या हो सक जाता है यहाँ पे, आपको ये किसका एग्जाम्पल है,
रिपब्लिक, बिकॉज इन रिपब्लिक ओनली द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्ट हो या इनडायरेक्टली इलेक्ट हो, बट इट इज इलेक्टेड। तो हमारा ये रिपब्लिक का भी एक एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक मेन सा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या एक्चुअली क्वेश्चन इससे बन सकता है। सो सेम लाइन वी कैन पुट हियर, द रिसेंट असेंबली इलेक्शंस विल इंपैक्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन जुलाई, एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो हम लोग क्या करना है, प्रोसीजर समझना है इलेक्शन ऑफ किसके, प्रेसिडेंट के। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जानना है कि इलेक्शन का जो प्रेसिडेंट है उसका आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल याद करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, पीमटे क्यू कॉप, प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहां से स्टार्ट होता है, पहले तो पार्ट जानिए, पार्ट 5 का चैप्टर 1 में स्टार्ट होगा, किस आर्टिकल से, आर्टिकल 52। तो पीमटे, PEEMTE, पीमटे पहला हमारा ग्रुप है। तो P स्टैंड फॉर देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकेंड E स्टैंड फॉर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड E स्टैंड फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड। एंड फोर्थ M स्टैंड फॉर मैनर ऑफ इलेक्शन। तो हमारा आज का डिस्कशन जो है वो मेजरली इन दोनों आर्टिकल पे बेस्ड होगा, 54 एंड 55। फिलहाल मैं आपको ये आर्टिकल्स बता देता हूं। T स्टैंड फॉर टर्म ऑफ ऑफिस, अनदर E स्टैंड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, Q स्टैंड फॉर क्वालिफिकेशन, सो Q कॉप क्वालिफिकेशन, C स्टैंड फॉर कंडीशन ऑफ सर्विस, O stands for oath and affirmation, and last P stands for procedure for impeachment। तो ये एक ट्रिक भी होगी आपके लिए याद करने का, प्रेसिडेंट का जो शुरुआत का आर्टिकल है उसका, ठीक है। हमारे एग्जामिनेशन के लिए, हमारे इस एडिटोरियल के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है सिर्फ और सिर्फ कौन सा, सॉरी 54 एंड 55, ये दोनों आर्टिकल, बाकी सब हमारे काम के नहीं हैं। ठीक है, तो हम लोग इनको डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस ओनली दीज 2 आर्टिकल्स। चलिए, तो इलेक्शन पहले आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है इलेक्शन, और 55 में लिखा है मैनर ऑफ इलेक्शन। तो मैं आपको बता दूं, जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का वो कैसे होता है, इट इज डन इनडायरेक्टली। व्हाई आई एम सेइंग इनडायरेक्टली, बिकॉज जब तक लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं किसी इलेक्शन में, तो वो क्या कंसीडर किया जाता है, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्टली कौन इनको, लोगों के बिहाफ पे कौन वोट करता है, एमपीज एंड एमएलएज, और ये कौन से एमपी एमएलएज, इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड। तो एज पर दीज आर्टिकल्स द प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा, और उस इलेक्टोरल कॉलेज का कौन कौन मेंबर होगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज, जिनका अपना लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन हो जाएंगे तो वहां का भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्टेड एमएलएज, ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक इलेक्टोरल कॉलेज, और इनके यही वोट करते हैं किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये हुआ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब मैनर जो है, बेसिकली हम लोग को क्या जानना है, मैनर में हम लोगों को जानना है कि किस तरीके का इनका इलेक्शन है, इलेक्शन का टाइप क्या है। सो द सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज सिस्टम ऑफ
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आप जो एमपीज के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जो वोट करते हैं उस इलेक्शन के सिस्टम को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपी। ठीक है, एक सेकेंड। सो आप जो वोट करते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जिसको भी सबसे ज्यादा वोट्स मिले वो इलेक्शन जीत गए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। द सिस्टम फॉलोड इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है तो वो आपको बता दे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि इनके इलेक्शन में जो वोट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज, उनके वोट की जो वैल्यू होगी, देखो एमपीज सबकी वोट सेम होगी, सारे एमपी का वोट बराबर होगा, इक्वल होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल ये है कि जब एमपी का इलेक्शन, एमपी जो बनकर आता है वो ऑलरेडी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन के बेसिस पर डिवाइडेड है। तो मतलब हर एक एमपी जो है वो इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये ऑलरेडी हमारा सिस्टम है, तो इसीलिए एमपी का वोट क्या होगा? सेम होगा। वेयर एज एमएलए जो है स्टेट्स के, जो स्टेट्स के एमएलएज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है। बिकॉज अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 403 सीट है, ठीक है, और अगर आप बात करें गोवा की तो वहां पे 40 सीट है। एरिया और पॉपुलेशन दोनों की बात करें अगर आप कंसीडर करते हुए तो भी यूपी में 403 एमएलएज जितना पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 40 एमएलए गोवा के रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बिकॉज पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का गैप है। तो हम लोग अगर एमएलए के वोट का जो वैल्यू है उसको भी अगर सेम रख देंगे तो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए इलेक्शंस के अंदर प्रेसिडेंट के जो बड़े स्टेट्स हैं, खासकर यूपी, बंगाल, मध्य प्रदेश, इनके जो एमएलए हैं उनकी वोट शेयर ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा वोट शेयर किसका होता है? यूपी के एमएलए का। और इसीलिए यह आर्टिकल क्या बात करता है कि विल द रीसेंट असेंबली इलेक्शन इंपैक्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन कहां पे हुए हैं? यूपी में हुए हैं। ठीक है, तो वोट वैल्यू जो है वोट का, एमएलए का वो कितना होगा, वो डिफरेंट होगा। वो हर एमएलए का वोट डिफरेंट होगा। और सबसे ज्यादा कहां के एमएलए का वोट होगा? यूपी का। और एमपीज के सबके वोट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये हुआ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको जानना क्या है? अब आपको जानना है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है। तो जनरली जो आप इलेक्शंस में वोट करते हैं, यानी कि जो मैंने बात कही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वाला इलेक्शन जो है, उसमें आप कैसे वोट करते हैं? आप गए, 10 कैंडिडेट हैं, उसमें आप क्या करते हैं? किसी एक को अपना वोट करके आ जाते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है? सपोज 2 लोग खड़े हो रहे हैं, ए, बी और सपोज 3, सी। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में हर एक इंसान तीनों को वोटिंग देता है, बेसिकली तीनों को अपना प्रेफरेंस देता है। तो मान लो कि पहला इंसान जो वोट करने आया वो एक्स था, फिर वाई, फिर जेड। तो एक्स क्या करेगा? ए, बी, सी, किसी एक को नहीं, तीनों को एक अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट करेगा। मतलब वो चाहता है कि बी जीते तो बी को फर्स्ट पॉइंट देगा, फर्स्ट प्रेफरेंस, सी को सेकंड और ए को थर्ड। उसी तरह वाई अगर चाहता है ए को तो ए को फर्स्ट, बी को सेकंड, वाई को थर्ड। और जेड चाहता है अगर कि ए, जेड भी चाहता है कि ए जीते तो ए को फर्स्ट, बी को सेकंड, वाई को थर्ड। तो ये हुआ वोटिंग का तरीका कि जो भी एनवेलप में वो लोग वोट कास्ट करते हैं उसमें वो लोग सारे कैंडिडेट्स को अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंकिंग देते हैं। और ये प्रेफरेंस जो है वो कब तक कंसीडर किया जाएगा? जब तक किसी एक कैंडिडेट को 50% और जितनी सीट है, मतलब ऑब्वियसली 1 सीट है प्रेसिडेंट के मामले में, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जितनी टोटल इसको फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिला, टोटल सीट कितना था प्रेसिडेंट के लिए? 1 + 1 यानी 2 और यहां +1। सिंपली अगर बात करें इस कॉन्टेक्स्ट में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, तो इट इज 50% से एक ज्यादा जब तक फर्स्ट प्रेफरेंस वोट नहीं मिल जाएगा तब तक रिकाउंटिंग चलेगी। यहां पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि वोटिंग मल्टीपल टाइम्स नहीं होती है।
वोटिंग आप एक बार करेंगे, मतलब बेसिकली एमएलएज और एमपीज एक बार करेंगे, बट उनका फर्स्ट प्रेफरेंस वोट जो है वो रिकाउंटिंग होगा जब तक कि 50% जिसको क्या बोलते हैं कोटा, ये अचीव ना कर ले कोई भी एक कैंडिडेट। और वो कैसे होगा रिकाउंटिंग? तो पहले राउंड ऑफ काउंटिंग में जिस कैंडिडेट के पास सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट था वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पे आप किसको देख सकते हैं, कौन एलिमिनेट होगा? सी विल बी एलिमिनेटेड, क्योंकि इसके पास एक भी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट नहीं था। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फिर इसको जिन जिन लोगों ने जो जो प्रेफरेंस में वोट दिया था, इसका प्रेफरेंस इसके जस्ट बाद वाले पे शिफ्ट हो जाएगा और इसी तरह काउंटिंग चलती रहेगी। और जब तक किसी एक कैंडिडेट को 50% से ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस वोट नहीं मिल जाते हैं, तब तक क्या चलते रहता है, काउंटिंग चलते रहता है। तो ये हमारा क्या हुआ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, द वोट विच कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो ये हमारा है प्रेसिडेंट का ओवरऑल इलेक्शन का प्रॉपर प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इलेक्शन इसका जो होता है वो उसमें इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें कौन मेंबर होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड एसएलसी के जो मेंबर है यानी कि हमारे एमएलसी, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में अब आ गया है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, फीडिंग टाइम। ये इमेज एक आपको और फिर दिख रही थी हमारे आज न्यूज़पेपर में, विच टॉक्स अबाउट अ कॉमन बैबलर फीड्स इट्स फ्लेजलिंग एट भुवनेश्वर इन उड़ीसा। तो हमें जब ऐसा इमेज दिखता है तो मैंने आपको बताया है कि हमें अपना इंपॉर्टेंट पार्ट देखना है। तो इन्वायरमेंट में स्पीसीज के बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो यहां पे भी कॉमन बैबलर, चूंकि ऑब्वियसली उड़ीसा में देखा गया मतलब इंडिया में पाया जाता है नेचुरली, और कॉमन बैबलर जो है इसका IUCN स्टेटस, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, जो हमारा वो क्या करती है, स्पीसीज के थ्रेट को एक रैंकिंग देती है। आपको पता है अपने रेड डेटा बुक में, जिसमें कहां से स्टार्ट होता है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, लीस्ट थ्रेटेंड, वल्नरेबल, ऐसे। तो हम लोग जो भी स्पीसीज न्यूज में है उसका IUCN स्टेटस जानना बहुत जरूरी है। तो कॉमन बैबलर की बात करें अगर, तो कॉमन बैबलर जिसको आर्गिया कॉर्डाटा उसका साइंटिफिक नेम है, इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ लियोथ्रिकाडाई एंड दे आर फाउंड इन ड्राई ओपन स्क्रब मेनली इन इंडिया। और इनका IUCN स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। IUCN स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न। HAL डॉर्नियर 228, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो डॉर्नियर 228 है उसने फर्स्ट कॉमर्शियल फ्लाइट टेक ऑफ किया हाल ही में अरुणाचल के लिए। ठीक है, तो डॉर्नियर जो है वो इंडियन कंपनी नहीं है। डॉर्नियर कहां पे बनती थी, जर्मनी में, बट उसका टेक्नोलॉजिकल नो हाउ लेकर हम लोग यहाँ पे डॉर्नियर जो बना रहे हैं उसके किस नाम से बना रहे हैं हम लोग, एक्चुअली हम लोग भारत सेम इसी का 228 के नाम से हम लोग इंडिया में उसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, तो हाल ही में ये कहां से कहां तक की फ्लाइट ली है, डिब्रूगढ़ इन ईस्टर्न असम टू पासीघाट एयरपोर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आपको बता दें थोड़ा बैकग्राउंड इस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के बारे में। सो दिस इज अ 19 सीटर और पहला मेजर अटेम्प्ट है किस चीज के लिए, इन इंडिया टू डेवलप अ स्मॉल एवियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। छोटे छोटे पॉपुलेशन को कैरी करने के लिए, पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए ये इंडिया का पहला ऐसा एफर्ट है, क्योंकि इसके पहले जो एक एफर्ट लगाया गया था फॉर 14 सीटर सारस एयरक्राफ्ट, वो नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी कर रही थी, इसको खत्म कर दिया गया 2009 में, बिकॉज इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे इसके डेवलपमेंट में। तो हमने फिर जर्मनी से टेक्नोलॉजिकल नो हाउ लिया फॉर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और इंडिया में अब इसका प्रोडक्शन भी चालू किया है। इट इज बिल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग फ्रेम ऑफ द जर्मन डॉर्नियर 228 डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विच वॉज यूज्ड बाय द डिफेंस फोर्सेज। Two civil Dornier 228 produced by HAL for launch under Udan scheme have a maximum takeoff weight of 6200 किलोग्राम। तो 6200 किलोग्राम का मैक्सिमम इनका क्या है, लोड लेने का जो है, टेक ऑफ करने का जो पावर है वो है। इट इज इक्विप्ड विद अ डिजिटल कॉकपिट विच इंश्योर मोर एक्यूरेट रीडिंग्स, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आपको यहाँ पे 3-4 चीज इन्फॉर्मेशन जरूरी थी। डॉर्नियर इंडिया के अंदर कौन इसको है बना रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। बेसिकली पेरेंटली डॉर्नियर कहाँ की है, तो जर्मनी। पहला फ्लाइट कहां से कहां तक वो उड़ा कॉमर्शियल,
पासीघाट के लिए उड़ा है कहाँ से, असम से, असम के डिब्रूगढ़ से। और एक इंपॉर्टेंट चीज की इट इज 19 सीटर, जो कि उड़ान स्कीम के तहत हमारा स्मॉल पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो है उसको पॉसिबल करने के लिए लॉन्च एक्चुअली किया जा रहा है। तो ये आपका ओवरऑल डिस्कशन कंप्लीट है। वॉक अमोंग मार्टर्स, ठीक है, शहीदों के बीच चूंकि में एक वॉक, तो ये इमेज जो है वो क्या चीज लिख रहा है कि ऑन द ईव ऑफ 103 इयर्स ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर पीपल विजिट द मेमोरियल इन अमृतसर ऑन ट्यूसडे। तो 13 अप्रैल जो आज का डेट है, आज के दिन एक्चुअली क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था किस साल, 1919 में। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जानते हैं। सो दिस मैसेकर ऑल्सो कॉल्ड द मैसेकर ऑफ अमृतसर वॉज एन इंसिडेंट ऑन अप्रैल 30, 1919, जिसमें ब्रिटिश ट्रूप्स ने क्या किया था, लार्ज क्राउड के ऊपर ओपन फायर किया था और सारे गेट्स को बंद कर दिया था। तो ये एक बहुत ही क्रूअल एक्ट माना जाता है आज भी ब्रिटिश हिस्ट्री में, ठीक है। हम लोग थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझते हैं, एक्चुअली हुआ क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक्ट लाया गया था, जिस एक्ट का नाम था, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, बेसिकली एक्ट का नाम था अनआर्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1990, और इसका फेमस नेम क्या था, रॉलेट एक्ट। इसमें कहा गया था कि जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट, नारेबाजी, उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा है, अल्टीमेटली विदाउट ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने ओवरऑल क्या डिमांड किया कि सब लोग क्या स्टार्ट करो, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट करने की बात कही गई, क्योंकि माना गया कि ये एक्ट जो है वो बहुत ही ड्रैकोनियन और क्या है, ऑपरेसिंग एक्ट है। तो इसी के तहत 9 अप्रैल 1919 को दो नेशनलिस्ट लीडर जो थे, सैफुद्दीन किच्ची और डॉक्टर सत्यपाल, इनको अरेस्ट कर लिया गया इस एक्ट के तहत। और जब इस एक्ट के तहत इनको अरेस्ट कर लिया गया, देन उसके बाद इंडियंस के अंदर बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट फैल गई। इस रिसेंटमेंट से हुआ क्या कि बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में भीड़ जो है वो कहां आके जुड़ गई, इकट्ठा हो गई, किसके लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर एक्ट, और साथ साथ इनको छुड़ाने के लिए। दिस कॉज रिसेंटमेंट एंड देन अगेन क्या हुआ, ये जो आपको ये कर रहे थे, ये जो हंगामा कर रहे थे इंडियंस, उसके ऊपर ब्रिटिश ने फायरिंग किया और अल्टीमेटली बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, और आगे ऐसा कुछ ना हो सके इसलिए उस टाइम पे जो वहां के जनरल थे, मिस्टर जनरल डायर, उन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया उस जगह पे। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया, और बोला गया कि अब यहाँ पे क्या है, असेंबली जो है लोगों की, दैट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट लीगल, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद 13 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, बेसिकली बैसाखी। तो एक लार्ज क्राउड जो था पीसफुली अपने गांव के विलेजेस से आकर, वो जानते नहीं थे इस मार्शल लॉ के बारे में, वो इकट्ठा होते हैं, और जो अमृतसर में प्रोहिबिटरी ऑर्डर थे उनके बारे में उनको नहीं पता था, और वो इकट्ठा होते हैं एक पार्क में। और वहां पर क्या होता है कि जो ब्रिगेडियर जनरल डायर है वो पहुंचकर बिना वार्निंग दिए हुए सारे गेट्स क्लोज करवाकर, क्योंकि उनको क्या लगा कि ये मार्शल लॉ का कंप्लीट वायलेशन है, ही ऑर्डर्ड फायरिंग, और अंधाधुंध फायरिंग हुई और उसमें बहुत सारे लोग की जान गई, और लगभग 1000 अनआर्म्ड मैन, वुमेन और चिल्ड्रन से ज्यादा जो थे वो मारे गए इस जलियांवाला बाग मैसेकर में। तो अब जलियांवाला बाग जो है वो एक मेमोरियल की तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो मार्टर हुए थे। तो ये उसी के बारे में ये न्यूज़ जो था वो दिया हुआ था। एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट आर्टिकल फॉर द डे इज persistent inflation. India's retail inflation accelerated to 6.95% in March, breaching RBI's tolerance threshold of 6% for the third consecutive month. लगातार तीसरे महीने आरबीआई के द्वारा जो अपर कैप सेट किया गया इन्फ्लेशन के लिए, दैट इज 6%, उसको ब्रीच किया है रिटेल इन्फ्लेशन ने, और 6.95% रहा ये डेटा कब, मार्च में। तो हमें ये जानना है अब कि एक्चुअली रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, क्योंकि फैक्ट्स नहीं पूछेगा यूपीएससी। रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, आरबीआई जो 6% है वो किसके तहत सेलेक्ट करती है, और कोई और भी इन्फ्लेशन मेजर करने का क्या कोई ब्रॉड मैप है, तो हम लोग उन सब चीज को देखते हैं। आइए, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो अभी बात हुई थी रिटेल की, वो यहां पर है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन निकालते हैं।
उसी तरह जब ये इन्फ्लेशन हम लोग होलसेल रेट पे, यानी कि होलसेलर के पास जो रेट निकलता है उसके अकॉर्डिंग जो रेट निकलता है, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स. इट मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क बाय होलसेल बिजनेस. सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क, होलसेल की मार्केट में जो गुड्स का बेचना और ट्रेडिंग होता है उनके चेंजेस, प्राइसेस जो चेंजेस है उसको मापती है कौन? होलसेल प्राइस इंडेक्स. इसको पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है. और ये इंडिया के अंदर एक्चुअली सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डेटा है. नाउ इसका एक क्रिटिसिज्म ये है कि इसके जनरल पब्लिक तो होलसेल रेट पे सामान नहीं खरीदती है सारा, तो ये क्या डिस्टॉर्टेड डेटा दिखा सकता है. इसीलिए ज्यादा लोग क्या चाहते हैं, एक्चुअल फिगर देखने के लिए कि आम आदमी जो रेट में सामान खरीद रही है उसको कंसीडर किया जाए मेजर क्या, हमारा इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन, जो कि हमें कौन देता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. सो इट मेजर्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर. यही रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में वहां बात किया जा रहा है. इट इज रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. जो आईआईपी रिलीज करता था वही नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको भी रिलीज करता है. सीपीआई कैलकुलेट्स द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज such as food, medical care, education, electronics etc. which Indian consumers buy for use. और इस CPI के कुछ सब ग्रुप्स हैं, हम लोग उसको भी देखते हैं. सब ग्रुप्स कौन है? CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडस्ट्रीज में जो काम करे उनके लिए क्या इन्फ्लेशन रहा, रिटेल. एग्रीकल्चरल लेबरर्स, CPI फॉर रूरल लेबरर्स, और जो एक CPI है जिसका बात अभी न्यूज में दिया हुआ है, दैट इज CPI अर्बन, रूरल एंड कंबाइंड. ये जो है वो NSO रिलीज करती है. और ऊपर के तीन जो है वो कौन रिलीज करता है? लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. एंड फोर्थ इज कंपाइल्ड बाय कौन? NSO इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. इस सब का बेस ये 2012 है. और हाल ही में अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने क्या किया है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी कि ये वाला इनका बेस ईयर चेंज करके क्या कर दिया है? 2016 कर दिया है. तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और जो हमारा आरबीआई है, यानी कि उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसके तहत आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई क्या करती है? लिक्विडिटी को मेंटेन करती है, पहला काम. और दूसरा इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन को टारगेट करती है कि इन्फ्लेशन जो है वो हद से ज्यादा ना बढ़े ना घटे. तो इसी के तहत जो है इन्फ्लेशन का टारगेट जो रखा है आरबीआई ने, वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो है 4 ± 2%. 4 से 2% तक ज्यादा इज नॉर्मल एंड 4 से 2% कम तक इज नॉर्मल. इसीलिए न्यूज में दिया था कि आरबीआई का जो फिक्स्ड रेट है दैट इज 6%, उसको ब्रीच लगातार तीसरे महीने किया है रिटेल इन्फ्लेशन ने. ठीक है. नाउ कमिंग टू द प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर द डे. फर्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू रिटेल इन्फ्लेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड शार्पली टू 6.95% इन मार्च 2022. सही स्टेटमेंट है. Consumers in rural India faced a higher level of inflation than urban residents, with overall rural inflation 154 basis points higher at 7.6%. और ये भी डेटा आपको आज के न्यूज़पेपर में ही दिया हुआ है, ये भी डेटा सही है. So the correct answer for this question is both 1 and 2. Next question, the Utsav portal website, a digital initiative, is launched by Finance Ministry, Rural Development Ministry, टूरिज्म मिनिस्ट्री या होम अफेयर्स मिनिस्ट्री. तो अगर उत्सव पोर्टल जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, आप थोड़ा बहुत कनेक्ट करेंगे तो किससे आपको आंसर इसका मिल जाएगा. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है वो साथ साथ किसके मिलके? कल्चर एंड डोनर. व्हाट स्टैंड्स फॉर डोनर? डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. टूरिज्म, कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. जी किशन रेड्डी इनॉग्रेटेड द 2 days कॉन्फ्रेंस ऑफ अमृत संगमम बीइंग हेल्ड फ्रॉम 12 से 13 अप्रैल इन न्यू दिल्ली. किसका इनॉग्रेट किया? 2 दिन का कॉन्फ्रेंस. किसका नाम क्या है? अमृत संगमम. और इसी दौरान उन्होंने उत्सव पोर्टल को लॉन्च किया. क्या है उत्सव पोर्टल? So it is a website, a digital initiative launched by this ministry which aims to showcase all the events, festivals and live darshan across India to promote different religious practices and tourism. ताकि हमारा क्या हो सके, दुनिया भर में हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो पॉपुलर हो सके. इसलिए उसको क्या करेगा? लाइव स्ट्रीमिंग या लाइव टेलीकास्ट उत्सव पोर्टल के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू पीएम पोषण शक्ति निर्माण कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट वाज लॉन्च्ड एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम and the scheme covers 11.80 crore children across classes 1 to 8
एज ग्रुप 6 to 14। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है। आपको बता दें स्कीम दो तरह की होती है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% फंडिंग जो है वो कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में दोनों के बीच में फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन कुछ रेशियो में। जनरली वो रेशियो नॉर्मल स्टेट के लिए 60:40 का रहता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 2 ओनली। आइए हम लोग इसके बारे में देख ले थोड़ा। फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक सीजन कर्नाटका इज लाइकली टू बिकम द 13th स्टेट टू प्रोवाइड एग्स अंडर द मिड डे मील स्कीम। जो कि क्या किया जा रहा है, ये लार्जेस्ट इनिशिएटिव है पूरी दुनिया में न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाने का, बच्चों में क्या देने कर, एग्स प्रोवाइड कर कर। द करेंट वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम रीनेम्ड पीएम पोषण शक्ति निर्माण traces its route to 1995. It was launched as a centrally sponsored scheme on August 15 that year across 2,408 blocks for student up to class 5। और 2007 में इसको 5 से लेकर कहां तक बढ़ा दिया गया, क्लास 8 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया, इलेक्टेड मेंबर ऑफ अपर एंड लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सही है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूटीज, सही है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये गलत है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्टिसिपेशन नहीं होता, आपको मैंने बताया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी 1 and 2 only। And the last question, with reference to inflation targeting monetary policy framework consider the following statement। 2016 में आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया गया, जिसके तहत एक स्टैट्यूटरी बेसिस प्रोवाइड किया गया कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क हो पाए। और वही फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, 4 ± 2%। तो ये स्टेटमेंट सही है। द अमेंडेड आरबीआई एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द इन्फ्लेशन टारगेट टू बी सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई वंस इन एवरी 5 years। तो गवर्नमेंट भी ये क्या करेगी, इन्फ्लेशन टारगेट सेट करेगी 5 साल में एक बार, किसके कंसल्टेशन के बाद, आरबीआई कंसल्टेशन के बाद। तो ये भी स्टेटमेंट जो सही है, द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2। इसका भी डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। सो इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया और इन्फ्लेशन टारगेट को बोला गया कि हम लोग सेट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं within the upper tolerance limit of 6% and the lower tolerance limit of 2%, that is 4 ± 2%। ठीक है, तो आई होप आपको आज का डिस्कशन पूरा अच्छा से समझ में आया है। हम लोग कल के एडिटोरियल एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज आप लोग अच्छे से न्यूज़पेपर और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू सो मच।